Hello everyone! Welcome to the Layman Way, where we strive to bring the explanation of the key concepts in a very fun and engaging way. Concepts from the field of UPSC, PSC, CAT, you name it, we have it. And guys, we are trying to create a big impact by providing free quality education so that everyone can get access to this education and you can be a part of this revolutionary journey by doing just few things, liking and sharing the video and subscribing to the channel. And also, do not forget to recommend the video to your friends. Alright guys, if you want to view the full playlist, you can always go on the I button in the top right corner and view our full course. And if you are watching this video, do not forget to leave a comment down below and share your progress with others so that we can motivate one another, and let's get started. So guys, welcome to the course. तो चलिए आगे बढ़ते अपने लेक्चर में एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी को हम पढ़ रहे हैं और लास्ट लेक्चर में हमने डिकम्पोजिशन के प्रोसेस को देखा था कि डिकम्पोजिशन होता कैसे है ना। तो आज हम थोड़ा इसके ऊपर थोड़ा रिफ्रेश करते हैं क्योंकि ये जो 4 प्रोसेसेस हैं, फ्रेगमेंटेशन, लीचिंग, कैटाबॉलिज्म, ह्यूमिफिकेशन और मिनरलाइजेशन, ये सारे जो प्रोसेसेस हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आपको पता होने चाहिए क्या है ना। तो चलो अभी एक पर्टिकुलर एग्जांपल से समझते हैं, है ना, कि कैसे डेट्रिटस फूड चेन जो हमारी होती है डीएफसी, डेट्रिटस फूड चेन, वो कैसे काम करती है। ठीक है, तो देखो ये ट्री है अपना, है ना, इसमें लीव्स होंगी। तो लीव्स जब लीव्स की जब एज हो जाती है तो लीव्स गिरती हैं नीचे, है ना। तो लीव्स जब गिरती हैं तो ये जो लीफ होती है, दिस इज कॉल्ड अ डेट्रिटस। डेट्रिटस मतलब डेड प्लांट। ठीक है, ये डेड हो गई ना, अब तो पेड़ से गिर गई तो ये डेड हो गई। तो ये है हमारा ऑर्गेनिक मैटर। ठीक है, तो ये है अपनी डेट्रिटस, यहाँ से चेन चालू होती है। तो सबसे पहले ये जो बड़ी लीफ है ना, उसको क्या करते हैं, अर्थ वॉर्म्स और इंसेक्ट्स जो होते हैं वो उसको ब्रेक डाउन करते हैं छोटे छोटे पार्टिकल्स में। ऐसे देखो साइड से खा लेंगे, है ना, फिर और थोड़ी छोटी हो जाएगी, फिर और थोड़ी छोटी हो जाएगी। इस टाइप से अर्थवॉर्म्स जो हैं इसको फ्रेगमेंट करते हैं। ठीक है, तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, इस प्रोसेस को बोलते हैं हम फ्रेगमेंटेशन, है ना। फ्रेगमेंटेशन मतलब जब ये बड़ा कॉम्प्लेक्स पार्टिकल छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन होता है। यही पढ़ा था ना, ब्रेक डाउन ऑफ डेट्रिटस इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स, है ना, ये होता है अपना फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद देखो अब ये फ्रेगमेंटेशन हुआ और उसके बाद ये वाला जो प्रोसेस है दैट इज कॉल्ड लीचिंग। लीचिंग में क्या होता है, लीचिंग में जो इसके न्यूट्रिएंट्स होते हैं, इस लीव से जो न्यूट्रिएंट्स होंगे वो फिर सॉइल में चले जाते हैं। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं लीचिंग। तो क्या था लीचिंग हमारा, जो वाटर सॉल्यूबल इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो डेट्रिटस से, जो डेड प्लांट है हमारा, उससे जो सॉल्यूबल इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो सॉइल में चले जाते हैं, ना, सॉइल होराइजन में चले जाते हैं और प्रेसिपिटेट हो जाते हैं एज अनअवेलेबल सॉल्ट्स। इसको हम बोलते हैं लीचिंग। ठीक है, ये हो गया लीचिंग, ये हो गया फ्रेगमेंटेशन। फिर क्या होगा, फिर एक हमने प्रोसेस पढ़ा था कैटाबॉलिज्म, है ना। कैटाबॉलिज्म में क्या होता है, अब देखो ये जो लीव्स हैं ये पार्शियली कंज्यूम हो गई, फिर इसका फर्दर ब्रेकडाउन कौन करता है, फंगी और बैक्टीरिया, है ना। फंगी और बैक्टीरिया इसको फर्दर ब्रेकडाउन करते हैं, है ना। तो ये डिकम्पोजर इसको फर्दर ब्रेकडाउन करते हैं और ये लिटर बन जाता है। ठीक है, तो ये वाला जो ये प्रोसेस है कैटाबॉलिज्म, इसमें क्या करते हैं, बैक्टीरिया और फंगी जो होते हैं वो डेट्रिटस को फर्दर डिग्रेड करते हैं और सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेज में कन्वर्ट कर देते हैं, दैट इज़ लिटर। ठीक है, तो ये यहाँ से जब ये यहाँ आता है, ये फ्रेगमेंटेशन हो गया, है ना, ये लीचिंग हो गया। ठीक है, यहाँ पे ये अपना कैटाबॉलिज्म हो गया। ठीक है, कैटाबॉलिज्म के बाद क्या आता है, ह्यूमिफिकेशन। तो ये रहा ह्यूमिफिकेशन। ह्यूमिफिकेशन में क्या होता है, इस टाइप का, ये देखो ये ब्राउन कलर का दिख रहा है आपको, ब्राउन कलर का ये डार्क एमोर्फस टाइप सब्सटेंस बन जाता है जिसको हम बोलते हैं ह्यूमस। अब ये जो ह्यूमस बनता है ना, ये वाला जो ह्यूमस है, ये जो आपको ब्राउन ब्राउन कलर का दिख रहा है, ये ह्यूमस जो होता है दैट इज़ वेरी रिच इन ऑर्गेनिक मैटर। ठीक है, बट इसका डिकम्पोजिशन जो होता है ना बहुत ही स्लो होता है। जैसे मैंने बताया था कि ह्यूमिफिकेशन का जो ह्यूमस होता है उसका डिकम्पोजिशन बहुत ही स्लो होता है ना। बट इवेंचुअली तो हो गई, इवेंचुअली तो इसको फर्दर बैक्टीरिया और जो फंगी हैं और बाकी माइक्रोब्स जो हैं, है ना, फर्दर इसको डिग्रेड करते हैं। और जब इसको ये डिग्रेड कर देते हैं, इस ह्यूमस को जब ये डिग्रेड करते हैं, तो इससे जो मिनरल्स होते हैं और न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो वापस सॉइल में चले जाते हैं, है ना। फिर ये वापस सॉइल में चले जाते हैं और फिर प्लांट्स इसको वापस जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसको फिर से, जो इसकी रूट्स होती हैं प्लांट्स की, वो उसको एब्जॉर्ब कर लेती है ना। तो ये पूरा प्रोसेस होता है, दिस इज कॉल्ड मिनरलाइजेशन, है ना। यहाँ पे जो ये प्रोसेस है इसको मिनरलाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं, ह्यूमिफिकेशन, है ना, दिस इज ह्यूमिफिकेशन। तो फिर से स्टेप्स देख लेते हैं। पहले ये डेड मैटर आया, फिर इसका फ्रेगमेंटेशन हुआ, है ना, अर्थवॉर्म्स में इसका फ्रेगमेंटेशन हुआ। फिर कुछ जो इनऑर्गेनिक मैटर था वो केमिकल एक्शन के थ्रू लीच आउट हो गया, न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो लीच आउट हो गए सॉइल में। ठीक है, उसके बाद बैक्टीरिया और फंगी ने इसको फर्दर डिकम्पोज किया, इसको हमने क्या बोला था, कैटाबॉलिज्म। फिर कैटाबॉलिज्म के बाद क्या हुआ, ये फर्दर डिग्रेड हुआ किस में, डार्क एमॉर्फस सब्सटेंस में, जिसको हमने ह्यूमस बोला। इस प्रोसेस का नाम क्या है, ह्यूमिफिकेशन। फिर फर्दर इस ह्यूमस को ब्रेक डाउन किया किसने,
बैक्टीरिया और फंगी ने, है ना, इसको, और मिनरल्स रिलीज हुए सॉइल में, इसको हमने क्या बोला, मिनरलाइजेशन, ठीक है। ये हो गया क्या, मिनरलाइजेशन, ठीक है। तो ये पूरा हमारा डेट्रिटस फूड चेन था। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कि ये जो रेट है, कि हमने बोला ना कि ये जो ह्यूमस है वो बहुत ही धीरे से डिग्रेड होता है, बहुत ही धीरे से डिकम्पोज होता है। तो ये जो रेट है डिकम्पोजिशन का, और यहाँ पे भी जो बैक्टीरिया और फंगी यहाँ पे डिग्रेड करेंगे, ये जो रेट है कितना फास्ट करेंगे कितना स्लो करेंगे, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, दिस डिपेंड्स ऑन द कंडीशंस, द फिजिकल एंड केमिकल कंडीशंस। तो पहला तो है ऑक्सीजन, ठीक है। जो भी एरोबिक प्रोसेस होते हैं जिसमें ऑक्सीजन चाहिए होता है, तो उसके लिए आपको ऑक्सीजन चाहिए, तो ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी पे डिपेंड करेगा, है ना। जितना ज़्यादा ऑक्सीजन होगा उतना ज़्यादा डिकम्पोज करेगा, है ना। तो ऑक्सीजन डिकम्पोजिशन इज़ ए ऑक्सीजन रिक्वायरिंग प्रोसेस, है ना। तो ऑक्सीजन हमको चाहिए इसके लिए। उसके बाद केमिकल कॉम्पोजिशन का जो रेट है वो डेट्रिटस की केमिकल कॉम्पोजिशन से अफेक्ट होता है। कैसे, मान लो डेट्रिटस जो है, जो ये लीफ है ना, ये जो लीफ है डेड प्लांट वाली, इसको डेट्रिटस बोला हमने, है ना, डेट्राइटस बोला इसको। तो ये जो डेट्राइटस है, अगर वो लिग्निन और चिटिन इन दोनों में रिच है, ठीक है, तो जो रेट ऑफ डिकम्पोजिशन होता है वो स्लो होता है। ये आपको याद रखना है कि रेट ऑफ डिकम्पोजिशन स्लो कब होता है, जब डेट्राइटस जो है वो रिच हो किस में, लिग्निन और चिटिन में। और फास्ट कब हो जाता है, जब डेट्राइटस रिच हो किस में, नाइट्रोजन में और वाटर सॉल्यूबल सब्सटेंसेस में, जैसे शुगर्स। तो अगर डेट्राइटस जो है वो वाटर सॉल्यूबल सब्सटेंसेस या फिर शुगर्स में, है ना, बहुत ही रिच है, ठीक है, और नाइट्रोजन में रिच है, ठीक है, तो जो रेट ऑफ डिकम्पोजिशन है वो बहुत ही क्विक होता है। समझ में आ गया। और इन्वायरमेंट का कंडीशन कैसे होना चाहिए, इन्वायरमेंट का कंडीशन अगर वार्म एंड मॉइस्ट इन्वायरमेंट है तो डिकम्पोजिशन फेवर होता है ना, रादर देन लो टेम्परेचर। आपने देखा होगा ना कि लो टेम्परेचर पे डिकम्पोजिशन नहीं होता, तभी तो जो जितने हम जैसे मान लो कोई फ्रूट काट के रखते हैं तो उसको हम रेफ्रिजरेटर में रखते हैं। क्यों रेफ्रिजरेटर में रखते हैं, क्योंकि वो उसका शेल्फ लाइफ बढ़ जाता है, वो डिकम्पोज नहीं होता है ईजिली, क्योंकि टेम्परेचर बहुत लो होता है ना। तो वार्म एंड मॉइस्ट टेम्परेचर जो है, गर्मियों में चीज़ें ज़्यादा जल्दी ख़राब हो जाती हैं ना, ख़राब होती हैं इसका मतलब वो डिकम्पोज हो रही होती हैं, ठीक है। तो वार्म एंड मॉइस्ट जो इन्वायरमेंट है उसमें डिकम्पोजिशन फेवर होता है, और जो लो टेम्परेचर है उसमें डिकम्पोजिशन इनहिबिट होता है, ठीक है। और यही सब है। तो ये सब आपने देख ली कंडीशंस क्या क्या हैं, कि स्लो कब होगा, जब डेट्राइटस रिच हो लिग्निन और चिटिन में। क्विक कब होगा, जब डेट्राइटस रिच हो किसमें, नाइट्रोजन और वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस जैसे शुगर्स में। इन्वायरमेंट कैसा होना चाहिए, अगर टेम्परेचर वार्म एंड मॉइस्ट है तो ज़्यादा जल्दी होगा, और टेम्परेचर लो है तो कम जल्दी होगा, है ना। अब हम आगे बढ़ते हैं और एनर्जी फ्लो की बात करते हैं, कि एनर्जी इकोसिस्टम में फ़्लो कैसे करती है, एक स्पीशीज़ से दूसरे स्पीशीज़ तक फ़्लो कैसे करती है। तो देखो, अर्थ में जो मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी है, अर्थ में जो मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी है वो कौन है, सन है। हमारी सारी जितनी भी एनर्जी आती है वो कहाँ से आती है, सन से आती है। हमारा सन ही प्रोवाइड करता है सारी एनर्जी, है ना। अभी जो सन एनर्जी प्रोवाइड करता है, क्या ये सारी एनर्जी अर्थ पे आती है, नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा तो नहीं होता। कुछ पार्ट तो रिफ्लेक्ट ही हो जाता है बाहर से, है ना। फिर उसमें से 50% ही ऐसा होता है जो अंदर आता है, ठीक है, और जो फोटोसिंथेसिस के लिए अवेलेबल होता है। जितनी भी एनर्जी सन से आ रही है उसका बस 50% ही फोटोसिंथेटिकली अवेलेबल रेडिएशन होता है, मतलब फोटोसिंथेसिस के लिए ये यूज़ हो सकता है। बट क्या ये 50% पूरा प्लांट यूटिलाइज़ करते हैं, बिल्कुल नहीं। जो प्लांट्स हैं वो सिर्फ ये जो 50% आ रहा है जो अवेलेबल है उसका भी सिर्फ 2% ही यूटिलाइज़ करते हैं प्लांट्स, ठीक है। उसका सिर्फ 2% यूटिलाइज़ करते हैं फूड बनाने में, ठीक है। समझ में आया, इतना समझ में आ गया, ठीक है। 50% PAR होता है, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन, 2% जो है वो एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। बट आपको ये याद रखना है कि एनर्जी का जो फ्लो होता है वो हमेशा यूनिडायरेक्शनल होता है, मतलब नीचे से ऊपर जाता है ट्रॉपिक लेवल में, ठीक है। तो पहले देखो, पहले क्या होता है, सन से एनर्जी आती है, सन से प्लांट्स में जाती है ना। प्लांट्स उसको प्रोसेस करते हैं ऑर्गेनिक मैटर में, फिर प्लांट से ये कंज्यूमर्स के पास जाती है ना। फिर कंज्यूमर से और ऊपर पे सेकेंडरी कंज्यूमर्स के पास जाती है, ठीक है। फिर टर्शरी कंज्यूमर्स के पास जाती है। तो ये जो फ्लो ऑफ एनर्जी है नीचे से ऊपर होता है हमेशा, कभी ऐसे नहीं हो सकता कि टर्शरी से नीचे आ रहा है ना, ऐसे नहीं होता, ठीक है। हमेशा यूनिडायरेक्शनल फ्लो होता है, ठीक है। तो ये हो गया अपना फ्लो ऑफ एनर्जी, है ना। उसके बाद क्या है, उसके बाद जो कंज्यूमर्स हैं दे डिपेंड ऑन ऑटोट्रॉप्स फॉर देयर फूड, ये मैंने आपको बता ही दिया है ना। कंज्यूमर्स जो है वो ऑटोट्रॉप्स पे डिपेंड करते हैं, ये प्राइमरी कंज्यूमर हो गए, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर प्राइमरी कंज्यूमर को खाते हैं, तो ये एनर्जी इसके पास चली जाती है, फिर यहाँ से ये एनर्जी इसके पास चली जाती है। तो इसी टाइप से फ्लो होता है। अब देखो, अब हमने अब दो टाइप की जो है ना फूड चेन होती हैं, एक है ग्रेजिंग फूड चेन, ठीक है, और एक होता है डेट्राइटस फूड चेन, ठीक है। हमने पीछे डिकम्पोजिशन का बात किया था, याद है, उसी को हम बोलते हैं डेट्राइटस फूड चेन, ठीक है। और ग्रेजिंग फूड चेन क्या होती है, ग्रेजिंग फूड चेन होती है जो घास वास खाने से स्टार्ट होती है ना, जैसे जो प्रोड्यूसर से स्टार्ट होती है। तो जैसे ये ग्रास है, ग्रास इज़ अ प्रोड्यूसर, है ना, वो अपना सन की एनर्जी यूज़ करके खाना बनाएगी,
फिर गोट ग्रास को खाती है, दैट इज़ अ प्राइमरी कंज्यूमर। देन फिर इसको गोट को मान लो बकरीद में हमने खा लिया है ना, तो वो हम लोग सेकेंडरी कंज्यूमर हो गए, ठीक है। तो एनर्जी जो फ्लो करता है वो यहाँ से यहाँ फ्लो करेगा, है ना। तो इसको बोलते हैं हम ग्रेजिंग फूड चेन। और डेट्राइटस फूड चेन क्या होती है? डेट्राइटस फूड चेन होती है जो डेड ऑर्गेनिक मैटर से स्टार्ट होती है, ठीक है। जैसे डेड प्लांट हो गया और डेड ऑर्गेनिज्म हो गया, तो इससे जो स्टार्ट होती है उसको हम बोलते हैं डेट्राइटस फूड चेन। और ग्रेजिंग फूड चेन कहाँ से स्टार्ट होती है? लिविंग बींग से स्टार्ट होती है ना। ग्रास इज अ लिविंग थिंग, राइट। एंड डेट्राइटस फूड चेन बिगिंस विद डेड ऑर्गेनिक मैटर व्हेन एन ऑर्गेनिज्म डाइज, ठीक है। जब कोई ऑर्गेनिज्म डाई करता है तो हमने देखा ही क्या हुआ, पहले फ्रेगमेंटेशन होता है, फिर फंगी बैक्टीरिया उसको कैटाबॉलाइज करते हैं, है ना। फिर उसके बाद उसका ह्यूमिफिकेशन होता है ना। फिर मिनरलाइजेशन होता है, ये पूरा प्रोसेस हमने देख ही लिया है ना। तो क्या होता है, जो डिकम्पोजर्स होते हैं, जो बैक्टीरिया, फंगी और ये अर्थवॉर्म्स, ये बेसिकली डाइजेस्टिव एंजाइम्स सिक्रीट करते हैं, जिससे बेसिकली ये डेड ऑर्गेनिक मैटर जो होता है उसका डिकम्पोजिशन होता है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और अच्छा आता है कि जो एनर्जी का फ्लो है, सिंस हम एनर्जी की फ्लो की बात कर रहे हैं, तो एनर्जी का फ्लो जो है वो ज़्यादा किस में होता है? दो टाइप की फूड चेन हमने पढ़ी, एक पढ़ी हमने ग्रेजिंग फूड चेन, है ना, और एक हमने पढ़ी कौन सी? डेट्राइटस फूड चेन, है ना। ये दो हमने चीज़ पढ़ी, राइट, यहाँ पे पढ़ी ना, ग्रेजिंग फूड चेन और डेट्राइटस फूड चेन, है ना। तो अब ये इन दोनों में एनर्जी फ्लो किस में ज़्यादा होता है, हमको ये पता लगाना है, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि देखो, फूड चेन भी दो टाइप की होती हैं, एक होती है एक्वाटिक इकोसिस्टम में और एक है टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में। दोनों में अलग अलग फूड चेन होगी ना। एक्वाटिक इकोसिस्टम में पहले फाइटोप्लैंक्टन्स होंगे, उसको खाने वाले जू प्लैंक्टन्स होंगे, फिर फिशेस, फिर लार्ज फिश, ऐसे चलेगी। ग्रेजिंग फूड चेन में ग्रास, गोट और फिर मैन वाला है ना। तो जो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम वाली फूड चेन होती है और जो एक्वाटिक फूड इकोसिस्टम वाली फूड चेन होती है, वो दोनों डिफरेंट होती है, ठीक है। तो हमको अब ये पता लगाना है कि इन दोनों में से एनर्जी फ्लो किस में ज़्यादा होता है। तो आपको याद रखना है कि एक्वाटिक इकोसिस्टम में, ठीक है, एक्वाटिक इकोसिस्टम में एनर्जी फ्लो ग्रेजिंग फूड चेन में ज़्यादा होता है, ठीक है। समझ में आया? एनर्जी फ्लो ग्रेजिंग फूड चेन में ज़्यादा होता है। ग्रेजिंग फूड चेन से इसका क्या मतलब है? एक्वाटिक इकोसिस्टम में मतलब जो लिविंग बींग्स वाली होती है ना, मतलब जैसे जो मैंने अभी बताया आपको, फाइटोप्लैंक्टन है, उसको खाने वाले जू प्लैंक्टन है ना, उसको खाने वाले फिशेज़ हैं, है ना, उसको खाने वाली लार्ज फिश है, ठीक है। तो ये जो एक्वाटिक इकोसिस्टम में फूड चेन है, इसको हम बोलेंगे ग्रेजिंग फूड चेन, ठीक है। अगर यही चीज़ मान लो कोई फ़िश मर जाती है, ठीक है, कोई फ़िश मर जाती है, फिर उसका डिकम्पोजिशन स्टार्ट हो जाता है ना, फिर वही सब होता है प्रोसेस जो हमने बताया, ह्यूमिफिकेशन, मिनरलाइजेशन, उसको हम बोलेंगे डेट्राइटस फूड चेन। तो एक्वाटिक इकोसिस्टम में ग्रेजिंग फूड चेन में ज़्यादा एनर्जी ट्रांसफ़र होता है एज़ कम्पेयर टू डेट्राइटस फूड चेन, ठीक है। ये आपको याद रखना है, क्वेश्चन आता है इसीलिए बोल रहा हूँ, याद रखना है। एक्वाटिक इकोसिस्टम में ग्रेजिंग फूड चेन में ज़्यादा एनर्जी ट्रांसफ़र होती है एज़ कम्पेयर टू डेट्राइटस फूड चेन, ठीक है। और टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में जस्ट उल्टा होता है। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में डेट्राइटस फूड चेन में ज़्यादा एनर्जी ट्रांसफ़र होती है, ठीक है। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में क्या होता है? एनर्जी फ्लो इज मोर थ्रू डेट्राइटस फूड चेन एज कम्पेयर टू जीएफसी, है ना। तो ग्रेजिंग फूड चेन के कंपैरिजन में टेरेस्ट्रियल जो इकोसिस्टम होता है उसमें ज़्यादा डेट्राइटस वाले में ज़्यादा ट्रांसफ़र होती है, ठीक है। तो अगर कोई पूछे कि टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में एनर्जी फ्लो किस में ज़्यादा होता है, डेट्राइटस फूड चेन में कि ग्रेजिंग फूड चेन में, तो क्या बोलोगे? डेट्राइटस फूड चेन में ज़्यादा होता है, ठीक है। उसके बाद अगला कंसेप्ट आता है फूड वेब या फिर फूड साइकिल का। तो ये तो आपको पता ही है, फूड जो हमने अभी डिस्कस किया उसको फूड साइकिल बोलते हैं, है ना। फूड साइकिल क्या होता है? जैसे मान लो यही है, ग्रास को खाने वाला गोट, है ना, फिर गोट को खाने वाला मान लो शेर है, लायन है, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं क्या? ये एक फूड चेन है, एक सिंपल फूड चेन है, ठीक है। अब ऐसे ही क्या बोलते हैं, कोई भी इकोसिस्टम में सिर्फ एक सिंपल फूड चेन होती है क्या? नहीं। गोट को खाने वाले सिर्फ लायन थोड़ी है, इसको टाइगर भी खा सकता है ना, इसको बहुत लोग खा सकते हैं। तो ये फिर टाइगर को खाने वाले और 3-4 स्पीशीज़ होंगे, है ना। और यहाँ ग्रास को खाने वाली भी सिर्फ गोट थोड़ी होगी, कैटल होगी, बहुत सारे लोग होंगे। तो ये जब पूरा टोटल हम रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं फूड वेब। फूड साइकिल क्या होता है? बस एक सिंगल होता है ना, सिंगल स्पीशी, मतलब सिंगल होता है। जैसे ये ग्रास को खाने वाला गोट, गोट को खाने वाला लायन, तो ये है फूड चेन। अब जब खूब सारे फूड चेन कंबाइन हो जाते हैं तो उसको हम बोलते हैं फूड वेब। जैसे स्पाइडर का वेब होता है ना, जैसे स्पाइडर का जाल होता है, खूब सारे जाल होते हैं, तो उस टाइप से फूड वेब होता है। इट इज़ अ नेचुरल इंटरकनेक्शन ऑफ फूड चेन्स, है एंड अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ व्हाट ईट्स एंड व्हाट इन अ इकोलॉजिकल कम्युनिटी, ठीक है। कौन किसको खा रहा है ना, वो सब किस में रिकॉर्ड होता है? फूड वेब में, ठीक है। अब एक बात आती है कि ह्यूमन बींग्स कहाँ पर हैं इसमें, ठीक है। तो ह्यूमन बींग्स तो हर जगह है ना, प्रोड्यूसर भी, हम लोग घास भी खा लेते हैं, हम लोग नॉर्मल सब्जी उगा के भी खाते हैं, हम लोग मीट भी खाते हैं, तो वी आर एट ऑल लेवल्स, ठीक है। हम लोग तो ओमनीवोरस है ना, ठीक है।
तो अब देखो एनर्जी का फ्लो हम देखते हैं, ठीक है, कि कैसे कैसे कितना कितना लॉस होता है, कितना कितना क्या होता है, ठीक है। तो मान लो ये अपना सन है, ठीक है, तो सन से एनर्जी आ रही है ना, और हम मान रहे हैं कि सन जो है वो हमको कितनी एनर्जी दे रहा है। लेट से सन इज़ गिविंग अस अ एनर्जी ऑफ अराउंड कितना कितना मान लें हम इसमें एनर्जी 1% इसका बढ़ा देते हैं, 0 और 0 0, ठीक है। ये इतने किलो कैलोरी का सन एनर्जी दे रहा है हमको, ठीक है। 10 लाख किलो कैलोरीज का यहाँ से एनर्जी आ रहा है, ठीक है, सन से, ठीक है। तो अब हम ये मानो कि सन जो है वो हमको 10 लाख किलो कैलोरीज ऑफ एनर्जी दे रहा है, ठीक है। तो हमने ये देखा था कि इसमें से प्लांट्स कितना एब्जॉर्ब करते हैं, ये 10 लाख तो यहाँ से रिलीज़ हो रहा है, 10 लाख रिलीज़ हो रहा है, इसमें से 50% अर्थ के फोटोसिंथेटिकली अवेलेबल रेडिएशन होगा ना। हमने ये देखा था कि 50% जो है वो फोटोसिंथेटिकली अवेलेबल रेडिएशन होता है, बट इसमें से भी इसका भी सिर्फ 2% ही प्लांट्स एक्वायर करते हैं। तो बेसिकली प्लांट्स ने कितना एक्वायर किया, इन जनरल अगर मैं बोलूँ तो प्लांट्स ने कितना एक्वायर किया, 1%। इसका सिर्फ 1% ही तो ये एब्जॉर्ब करेंगे, 2% ऑफ 50% ऑफ दिस है ना, 1%। तो 1% का कितना हुआ, ये काट दो, कितना हुआ 10,000। तो 10,000 किलो कैलोरीज जो है वो प्रोड्यूसर्स के पास एनर्जी आई सन के थ्रू, जो उन्होंने फोटोसिंथेसिस में यूटिलाइज़ करी, ठीक है, फोटोसिंथेसिस करने में जो वो यूटिलाइज़ करेंगे, दैट इज़ 10,000 किलो कैलोरीज। अब ये इसको यूटिलाइज़ करते हैं 10,000 किलो कैलोरीज को, ठीक है, और फिर अपना रेस्पिरेशन करते हैं और वो सब करते हैं। उसके बाद जो अवेलेबल एनर्जी होती है नेक्स्ट जो नेक्स्ट जो कंज्यूमर है उसके लिए जो अवेलेबल एनर्जी होती है, दैट इज़ जस्ट 1% ऑफ दिस। समझ में आया, दैट इज़ जस्ट 1% ऑफ दिस, ठीक है, सॉरी 10% ऑफ दिस। तो 10% करो, इसका कितना आएगा, 10% करो, 10% ऑफ 10,000 कितना आएगा, 10% ऑफ 10,000 इट वुड बी अराउंड 1,000, है ना। तो 1,000, तो इसके लिए अवेलेबल कितनी एनर्जी होगी, 1,000 किलो कैलोरीज। समझ में आया, जितना इसने प्रोड्यूस तो क्या किया, मतलब जितना इसने यहाँ से यूटिलाइज़ किया, इसने यूटिलाइज़ कितना किया था, 10,000 किलो कैलोरीज, ठीक है। उसके बाद इसने फोटोसिंथेसिस किया, अपना खाना खाया, कुछ हीट लॉस हुआ होगा, ठीक है, और हीट लॉस हुआ होगा। फिर जो नेक्स्ट रैबिट, मतलब रैबिट अगर ये प्लांट को खाता है तो उसको कितना एनर्जी अवेलेबल है, दैट इज़ ओनली 10%। तो आपको ये याद रखना है कि एक टॉपिक लेवल से जब हम दूसरे टॉपिक लेवल तक जाते हैं, एक टॉपिक लेवल से जब हम दूसरे टॉपिक लेवल में जाएंगे, तो जो दूसरा टॉपिक लेवल है उसके लिए जो एनर्जी अवेलेबल है दैट वुड बी 10% ऑफ द एनर्जी, ठीक है, 10% ऑफ द एनर्जी दैट वाज अवेलेबल इन द प्रीवियस टॉपिक लेवल, ठीक है। क्या मतलब है इसका, मतलब कि यहाँ पे अगर 10,000 किलो कैलोरीज इसके लिए अवेलेबल था, तो जो नेक्स्ट टॉपिक लेवल है उसके लिए सिर्फ 10% ऑफ दिस ही अवेलेबल है, दैट इज़ 1000 कैलोरी। अब जो ये नेक्स्ट लेवल है इसके लिए भी कितना अवेलेबल होगा, 10% ऑफ दिस, 10% ऑफ दिस कितना है, 100 किलो कैलोरीज, ठीक है। फिर जो नेक्स्ट लेवल आएगा उसके लिए कितना अवेलेबल होगा, 10% ऑफ दिस, दैट इज़ 10 किलो कैलोरीज। तो आप देख रहे हो कि क्या हो रहा है, जैसे हम ऊपर टॉपिक लेवल में जा रहे हैं वैसे हमारा क्या हो रहा है, एनर्जी जो अवेलेबल है वो डिक्रीज़ हो रहा है, करेक्ट, एनर्जी अवेलेबल डिक्रीज़ हो रहा है। और एक टाइम ऐसा आएगा जहाँ पे ये बहुत ही कम एनर्जी हो जाएगा, नेग्लिजिबल एनर्जी होगा, है ना। तो इसी वजह से सिंस हम जब नीचे से ऊपर जाते हैं तो एनर्जी जो अवेलेबल होता है नेक्स्ट टॉपिक लेवल के लिए वो बहुत ही कम हो जाता है। तो इसीलिए कोई भी टॉपिक लेवल में, ठीक है, कोई भी टॉपिक लेवल में जो लेवल्स होते हैं, जैसे हम बोलते हैं ये प्रोड्यूसर एक लेवल है, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर, प्राइमरी कंज्यूमर दूसरा है, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर, है ना, फिर टर्शरी कंज्यूमर। तो किसी भी लेवल में मैक्सिमम टॉपिक, किसी भी टॉपिक पिरामिड में मैक्सिमम जो लेवल्स होते हैं वो 1 2 3 4 5, मैक्सिमम 4 से 5 ही होते हैं। क्यों मैक्सिमम 4 से 5 होते हैं, क्योंकि जैसे हम नीचे से ऊपर जाते हैं वैसे ही एनर्जी डिक्रीज़ हो जाती है, और 4th और 5th लेवल पे एनर्जी इतना कम होता है कि इट इज़ अराउंड नेग्लिजिबल, ठीक है। तो इसीलिए एनर्जी एकदम रुक जाता है, उसके बाद सस्टेन ही नहीं कर पाएगा ना। जब आप एनर्जी किसी को दे ही नहीं पाओगे तो आगे की लाइफ कैसे सस्टेन करेगी, समझ में आ रहा है, आगे की लाइफ सस्टेन नहीं कर पाएगी ना। अब ये 10 किलो जो इसको खाएगा उसको 10 किलो कैलोरी ऑफ एनर्जी ही मिलेगा। अब यही 10 अगर ज़ीरो हो जाता तो खाने से कोई फ़ायदा ही नहीं है ना, जब 0 किलो कैलोरी मिल रहा है तो जिएगा कैसे। तो इसीलिए कोई भी टॉपिक लेवल जो होता है वो मैक्सिमम 4 या 5 लेवल्स तक ही होता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। मोस्टली वो 4 और 5 लेवल्स तक ही होता है, ठीक है। तो ये समझ में आया, ये प्रोड्यूसर थे, इसको खाने वाला रैबिट, रैबिट को खाने वाला स्नेक को खाने वाला ईगल। तो एक बात बताओ, नेचुरली एक बात बताओ कि मतलब जो हम ह्यूमंस है ना, हम लोग बोलते हैं चिकन में ज़्यादा एनर्जी है, ठीक है। तो वो क्या है, वो गलत स्टेटमेंट है ना। क्यों गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि हमको ये पता चल रहा है कि भाई जो चिकन में एनर्जी होगी, चिकन इस लेवल पर होगा, कहीं प्राइमरी कंज्यूमर लेवल पर होगा, यहाँ पे चिकन होगा। अब जब हम इसको खाते हैं, जब मैन चिकन को खाता है तो उसके लिए एनर्जी अवेलेबल एज़ कम्पेयर टू रॉ प्लांट्स फूड वो कम होगी ना, ऑब्वियसली कम होगी। तो समझ में आ रहा है, तो इसीलिए चिकन जब आप खाते हो तो उसमें जो एनर्जी होती है दैट इज़ लेसर एज़ कम्पेयर टू वॉट, एज़ कम्पेयर टू
यू नो द रॉ फूड दैट यू ईट, जो सब्जियां वेज सब्जी खाते हो उसमें ज़्यादा एनर्जी होती है एज़ कम्पेयर टू योर मीट। समझ में आया? तो ये आज आप ये अंडरस्टैंडिंग लेके जाओ यहाँ से। चिकन लोग इसलिए बस खाते हैं क्योंकि उसमें प्रोटीन होता है, ठीक है, बाकी एनर्जी उसमें ज़्यादा नहीं होती है, ठीक है। एनर्जी ज़्यादा कहाँ होती है? वेज फूड में, ठीक है, इसीलिए होती है, बस ये याद रखना। तो इसमें समझ में आया आपको? बस ये आपको बताने वाला है एनर्जी फ्लो में कि जब भी हम नीचे से ऊपर जाते हैं तो सिर्फ 10% ऑफ एनर्जी ही अवेलेबल होती है नेक्स्ट टॉपिक लेवल के लिए। इसको रूल ऑफ 10 भी बोलते हैं, ठीक है, रूल ऑफ 10 भी बोलते हैं कि नेक्स्ट लेवल पे 10% ऑफ एनर्जी ही अवेलेबल होती है और लूज़ कितनी हो जाती है? 90% ऑफ एनर्जी कंज्यूम हो जाती है, ठीक है। 90% ऑफ द एनर्जी कंज्यूम हो जाती है, सिर्फ अवेलेबल कितनी रहती है? 10, ठीक है। उसके बाद एक और कंसेप्ट आता है स्टैंडिंग क्रॉप का। व्हाट इज स्टैंडिंग क्रॉप? ठीक है। स्टैंडिंग क्रॉप क्या होता है? स्टैंडिंग क्रॉप बेसिकली क्या होता है? किसी भी ट्रॉपिक लेवल पे, ये देख रहे हो आप, किसी भी ट्रॉपिक लेवल पे कितना बायोमास है, ठीक है, किसी भी ट्रॉपिक लेवल पे कितना बायोमास है लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, उसको हम बोलते हैं ट्रॉपिक लेवल। सो ईच ट्रॉपिक लेवल हैज़ अ सर्टेन मास ऑफ लिविंग मटेरियल एट अ पर्टिकुलर टाइम मेजर्ड एज अ मास ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स और द नंबर इन अ यूनिट एरिया, ठीक है, उसको हम बोलते हैं क्या? स्टैंडिंग क्रॉप। तो जैसे मान लो यहाँ रैबिट है, तो कितने रैबिट हैं? ठीक है, मान लो एक रैबिट का मास 20 किलो है, लेट से, ठीक है, ऐसे 50 रैबिट हैं, तो 50 इंटू 20 टोटल बायोमास हो जाएगा, है ना? कितना हो गया टोटल बायोमास? 1000 kgs, है ना? तो ये हो गया क्या? ये हो गया स्टैंडिंग क्रॉप इस लेवल पे, ठीक है। तो स्टैंडिंग क्रॉप क्या होता है? टोटल बायोमास, है ना, अवेलेबल एट अ ट्रॉपिक लेवल, ठीक है। टोटल बायोमास अवेलेबल एट अ ट्रॉपिक लेवल क्या होता है? स्टैंडिंग क्रॉप। 10% लॉ मैंने बता दिया कि सिर्फ 10% एनर्जी ही अवेलेबल होती है ना, विच रेस्ट्रिक्ट्स द नंबर ऑफ ट्रॉपिक लेवल्स टू 4 एंड 5 इन ग्रेजिंग फूड चेन, ठीक है, ग्रेजिंग फूड चेन। अच्छा, ये याद रखना कि ये जो ट्रॉपिक लेवल हमने बनाए हैं, है ना, ये जो ट्रॉपिक लेवल हमने बनाए हैं ये ग्रेजिंग फूड चेन के लिए है, ठीक है। डेट्राइटस फूड चेन के लिए कोई ट्रॉपिक लेवल नहीं होता है, ठीक है, ये ध्यान रखना, ये भी एक कन्फ्यूजन आ जाता है कभी कभार। ग्रेजिंग फूड चेन के लिए ही बस ट्रॉपिक लेवल्स रहते हैं, डेट्राइटस फूड चेन के लिए कोई भी ट्रॉपिक लेवल नहीं होता है, ठीक है। डेट्राइटस फूड चेन के लिए कोई भी ट्रॉपिक लेवल नहीं होता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। इस इज रेस्ट्रिक्शन इन डीएफसी, डीएफसी में तो होता ही नहीं है ना, डीएफसी में ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, क्योंकि डीएफसी में ऐसा कोई ट्रॉपिक लेवल थोड़ी होता है, वहाँ पे तो डिकम्पोजिशन हो रहा होता है ना। और डीएफसी का एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि डीएफसी जो है वो सन की एनर्जी पे अवेलेबल नहीं है। यहाँ पे तो क्या है, यहाँ पे हम ये क्यों बोल रहे हैं कि 4-5 ट्रॉपिक लेवल तक ही अवेलेबल है, क्योंकि एनर्जी का जो ट्रांसफ़र है यहाँ से नीचे से ऊपर तक वो कम होता जा रहा है, और वो एनर्जी डिपेंड किस पे कर रही है? सन से जितनी एनर्जी आ रही है उतना ही तो आप ले पाओगे यहाँ से, है ना। बट डेट्राइटस फूड चेन में क्या होता है? डेट्राइटस फूड चेन क्या सन के ऊपर डिपेंड करती है? सन की लाइट आएगी तो डिकम्पोज होगा, ऐसा तो है नहीं। तो इसीलिए इसमें कोई भी ऐसा ट्रॉपिक लेवल वाला सीन नहीं है डेट्राइटस फूड चेन में, ठीक है। उसके बाद अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं किसकी? इकोलॉजिकल पिरामिड्स की। तो इकोलॉजिकल पिरामिड्स में 3 है, नंबर, बायोमास और एनर्जी, है ना, इंपॉर्टेंट है तो याद रखेंगे, ठीक है, नंबर, बायोमास एंड एनर्जी। अब इन सारे पिरामिड्स को हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, एक है टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के लिए और दूसरा किसको है? एक्वाटिक इकोसिस्टम के लिए, ठीक है। हम सबका देखेंगे कि बायोमास का पिरामिड कैसा होता है, नंबर का कैसा होता है, ठीक है। चलो तो पहले नंबर्स की बात करते हैं, ठीक है। तो नंबर्स का मतलब क्या है? क्या नंबर्स है? नंबर्स का मतलब ये है कि किसी भी ट्रॉपिक लेवल पे कितने नंबर ऑफ स्पीशीज़ प्रेजेंट है, ठीक है। जैसे मान लो इस लेवल पे 100 पेड़ हैं, ठीक है, तो यहाँ का जो पिरामिड यहाँ पे 100 हैं, फिर ऊपर जाओगे तो हो सकता है 50 हों, ये स्पीशीज़ 50 हों, फिर और ऊपर जाओगे तो हो सकता है स्पीशीज़ 30 हों, फिर और ऊपर जाओगे तो स्पीशीज़ 20 हों, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि जो ये पिरामिड होता है किसका? जो ये पिरामिड होता है नंबर्स का, वो हमेशा अपराइट होता है। ये अगर ऐसा है पिरामिड तो उसको हम बोलते हैं अपराइट, दिस इज़ एन अपराइट पिरामिड। तो जो पिरामिड ऑफ नंबर्स होता है वो हमेशा अपराइट होता है। अब आप पूछोगे क्यों यार अपराइट क्यों होता है ना? तो आप लॉजिक से सोचो, पेड़ कितने सारे हैं? पेड़ तो बहुत सारे हैं ना, फॉरेस्ट बहुत सारे, नंबर अगर गिनता रहूँ मैं कि कितने पेड़ हैं तो पेड़ तो बहुत सारे हैं ना, इतने 5.8 लाख पेड़ हैं, ठीक है। बट इस पेड़ पे जो स्पीशीज़ डिपेंडेंट हैं वो इतने ज़्यादा नहीं होंगे, है ना, वो थोड़े कम होंगे, कितना, 7 लाख के आसपास होंगे, ठीक है। फिर इन स्पीशीज़ को खाने वाले जो होंगे वो बहुत कम होंगे, राइट, 3.5 लाख के आसपास होंगे, ठीक है, 3 लाख के आसपास, सॉरी, इतना होगा, ठीक है। उसके बाद इनको खाने वाले कितने होंगे? इनको खाने वाले और कम होंगे, ठीक है। तो टर्शरी कंज्यूमर्स सबसे कम होते हैं, है ना, टर्शरी कंज्यूमर सबसे कम होते हैं, समझ में आ रहा है? तो जैसे टाइगर है ना, लायन है, ये लोग सब क्या हैं? ये लोग सब टर्शरी कंज्यूमर्स हैं, राइट। तो ये लोग कम नंबर में भी कम है ना, ऐसा बर्ड्स जितने नंबर थोड़ी दिखेंगे आपको टाइगर के, है ना। तो जो ये होता है पिरामिड ऑफ नंबर्स होता है वो हमेशा कैसा होता है? अपराइट होता है, समझ में आया?
हमेशा ऊपर जाओगे तो क्या होगा, डिक्रीज़ करेगा, ठीक है। सेम गोज़ इन, ये तो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम की बात करी हमने ना, ये पेड़ है, फिर खाने वाले ये हैं, उसके ऊपर ये है। बट एक्वाटिक सिस्टम, एक्वाटिक इकोसिस्टम जो होते हैं, जो पानी वाला इकोसिस्टम होता है, उसमें भी सेम चीज़ रहती है ना। जू प्लैंक्टन्स, सॉरी फाइटोप्लैंक्टन्स, बहुत सारे फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं, फिर उसके ऊपर डिपेंडेंट जू प्लैंक्टन्स होते हैं बहुत ज़्यादा, है ना, उससे भी ज़्यादा होते हैं, फिर उसके ऊपर सॉरी उससे कम होते हैं, है ना। फाइटोप्लैंक्टन्स मिलियंस एंड बिलियंस में होते हैं, उसके ऊपर जू प्लैंक्टन्स, फिर फिशेस होती हैं, फिशेस और कम होती हैं, फिर शार्क्स होती हैं, शार्क्स एंड वेल्स आपने देखा होगा, कम ही है ना। शार्क को खाने वाली वेल है, तो वेल तो बहुत ही कम ही है ना। तो ऐसे नीचे से ऊपर जाते हैं तो क्या होता है, हमारा पिरामिड अपराइट है, ये ध्यान रखना, नंबर्स का जो पिरामिड है वो अपराइट है, ठीक है, दोनों ही सिस्टम में, चाहे वो टेरिटोरियल हो चाहे वो एक्वाटिक इकोसिस्टम हो, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं बायोमास की, ठीक है। बायोमास की बात करते हैं, तो बायोमास में एक बहुत ही अच्छी चीज़ है, बायोमास इंपॉर्टेंट भी है, आपको याद रखना है। बायोमास क्या है कि एक पर्टिकुलर ट्रॉपिक लेवल पे कितना वेट है। जैसे मान लो मैं टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम की बात करूँ तो प्लांट्स का वेट टोटल मिला के 1000 kg है, फिर उसके ऊपर जो डिपेंडेंट है उनका टोटल मिला के वेट 100 kg है, फिर उसके ऊपर और डिपेंडेंट 10 kg, फिर उसके ऊपर और डिपेंडेंट 1 kg, ठीक है। तो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में जो बायोमास का पिरामिड होता है ना, एक पर्टिकुलर ट्रॉपिक लेवल में कितना मास अवेलेबल है ना, कितना वेट है अवेलेबल स्पीशीज़ का, उस वो जो वाला जो पिरामिड रहता है वो भी हमेशा अपराइट रहता है। मतलब नीचे से आप अगर ऊपर जाओगे तो वेट क्या करेगा, वेट डिक्रीज़ करेगा, समझ में आ गया, वेट क्या करेगा, डिक्रीज़ करेगा, ठीक है। अब आप बोलोगे कि ठीक है, बट जो एक्वाटिक इकोसिस्टम होता है, ठीक है, जो एक्वाटिक इकोसिस्टम होता है उसमें जो ये बायोमास का जो बायोमास का ये पिरामिड होता है वो क्या होता है, वो इन्वर्टेड होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, याद रखना, याद नहीं रहता लोगों को। जो बायोमास का पिरामिड है वो इन्वर्टेड रहता है। किस में इन्वर्टेड रहता है, एक्वाटिक इकोसिस्टम में वो इन्वर्टेड रहता है, ठीक है। क्यों रहता है इन्वर्टेड, इसका रीज़न क्या है, क्यों रहता है इन्वर्टेड, ये यहाँ पे अपराइट है और यहाँ पे इन्वर्टेड क्यों है, भाई बताओ मेरे को ज़रा, क्यों इन्वर्टेड है यहाँ पे हम। अच्छा एक बात बताओ, अब मैं बताता हूँ क्यों है ये इन्वर्टेड। क्योंकि देखो, जो एक्वाटिक इकोसिस्टम में प्रोड्यूसर्स हैं, कौन है ये प्रोड्यूसर्स, ये है हमारे फाइटोप्लैंक्टन्स, है ना, फाइटोप्लैंक्टन्स हैं। इसके ऊपर डिपेंडेंट हमारे जू प्लैंक्टन्स हैं, ठीक है। जू प्लैंक्टन्स और फिशेस हो गई, छोटी छोटी मोटी फिशेस हो गई, इसको खाने वाली बड़ी फिशेस हैं, है ना, शार्क्स वगैरह हो गई, शार्क्स वेल हो गई, ठीक है। तो जो ये फाइटोप्लैंक्टन्स है ना, इन फाइटोप्लैंक्टन्स होते तो नंबर में बहुत ज़्यादा है, हमने देखा था ना पीछे कि नंबर का जो पिरामिड है वो तो एक्वाटिक इकोसिस्टम में भी ऐसा होता है ना, नंबर बहुत ज़्यादा है फाइटोप्लैंक्टन्स का। इनका मास क्यों कम है, बट ये तो हम बायोमास की बात कर रहे हैं ना, ये मास कम क्यों है, क्योंकि देखो फाइटोप्लैंक्टन्स का जो लाइफ स्पैन होता है ना वो बहुत ही कम होता है, इट इज़ वेरी शॉर्ट। तो फाइटोप्लैंक्टन्स का क्या होता है कि वो बहुत ही जल्दी मर जाते हैं, है ना। और हम यहाँ पे लिविंग बायोमास की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो फाइटोप्लैंक्टन्स का जो रिप्रोडक्टिव साइकिल भी होता है ना, जो वो रिप्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, वो जो है बहुत ही कम करते हैं, ठीक है। मतलब रिप्रोड्यूस तो करते हैं बट रिप्रोड्यूस से ज़्यादा करते हैं, बट इनका जो लाइफ स्पैन होता है वो बहुत ही शॉर्ट होता है। तो इनको फिशेस बहुत जल्दी खा जाती हैं, बट जो फिशेस हैं उनका लाइफ स्पैन इतना छोटा थोड़ी होता है, इनका 10-15 दिन में ये मर जाते हैं फाइटोप्लैंक्टन सारे, ठीक है। बट फिशेस थोड़ी 10-15 दिन में मर जाती हैं, वो तो इनको खाती रहती हैं, इनको खाती रहती हैं, और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इनका लाइफ स्पैन बहुत ज़्यादा होता है। तो ये जो मास है इसमें, ये बायोमास इसमें चलता चला जाता है फिश में, मतलब ये पूरा खाती रहती हैं इसको। ऑल्दो ये तो डेड हो गए, किसी पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में फाइटोप्लैंक्टन्स का जो मास होता है ना, वो नॉर्मली रहता है। बट जो फिशेज हैं जो फाइटोप्लैंक्टन्स को खा रही हैं, उसमें ये जो फाइटोप्लैंक्टन्स हैं वो एक्यूमुलेट करते चले जाते हैं, है ना, इसीलिए उनका मास जो है वो बढ़ता चला जाता है, समझ में आ रहा है, वो बढ़ता चला जाता है। फिर इसको खाने वाली शार्क्स हैं, शार्क्स का भी जो लाइफ स्पैन है वो बहुत बड़ा होता है ना, तो शार्क्स इसको खाती रहती हैं। एज कम फिश के कंपैरिजन में शार्क्स का बहुत बड़ा लाइफ स्पैन होता है, तो वो उसको खाती रहती है और इनका बायोमास बढ़ता चला जाता है ना। तो हम जब भी ये बायोमास की बात करते हैं या इन्वर्टेड पिरामिड की बात करते हैं, तो उसमें हमेशा हम किसी पर्टिकुलर टाइम पे देखते हैं, है ना। जैसे आज कितना है ना, उस टाइम पे देखते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी पीरियड ऑफ टाइम में देखते हैं, हम किसी पीरियड ऑफ टाइम में ये नहीं देखते हैं, हम ये नहीं बनाते हैं, ठीक है। हम किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे देखते हैं कि आज अगर मान लो मेरे को पिरामिड बनाना है तो ऐसा बनेगा वो, ठीक है। क्योंकि फाइटोप्लैंक्टन्स जो हैं वो तो नॉर्मली रहेंगे, है ना, इनका लाइफ स्पैन 10-15 दिन का रहता है, तो ये तो मर जाएंगे और मर के फिर ये इनको खा लेंगी सारी फिशेस, तो इनका बायोमास बढ़ जाएगा, और फिर शार्क्स इनको खा लेंगी तो इनका बायोमास बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए ये इन्वर्टेड रहता है, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। और फाइनली जो हमारा पिरामिड आता है वो कौन सा है, एनर्जी का पिरामिड। तो हमने तो बताया एनर्जी का पिरामिड कैसा होता है, हमेशा अपराइट होता है। क्यों, क्योंकि नीचे से जब हम ऊपर जाते हैं तो एनर्जी में लॉस होता है ना। तो जो ऊपर ट्रॉपिक लेवल वाला एनर्जी है वो कम रहता है ना। तो एनर्जी का भी जो बायोमास जो
एनर्जी का भी जो रहता है पिरामिड वो हमेशा कैसा रहता है, वो इस टाइप का रहता है, दैट इज़ अपराइट रहता है हमेशा, है ना। हमने देखा था ना 10,000 आया, फिर यहाँ पे 1000, 100, फिर 10, है ना। एंड द सेम गोज़ विद एक्वाटिक इकोसिस्टम्स एज वेल। तो एक्वाटिक इकोसिस्टम्स में भी जो एनर्जी है वो ऊपर ट्रॉपिक लेवल में कम होती रहती है, ठीक है। तो ये है हमारा क्या, ये है हमारा एक्वाटिक इकोसिस्टम। अच्छा, एक बात और ध्यान देने वाली है, क्या हमने देखा था ना, हमने एक्वाटिक सिस्टम में देखा था कि जो एनर्जी फ्लो है, जहाँ पे कहाँ गए हम, इधर हमने देखा था ना कि एक्वाटिक सिस्टम में एनर्जी फ्लो जो है दैट इज़ मोर थ्रू ग्रेजिंग फूड चेन, ठीक है। ये हमने देखा था ना। आप देखो, ये है ग्रेजिंग फूड चेन जिसकी हम बात कर रहे थे, है ना, और ये है डीकम्पोजर्स वाली चेन, ठीक है। तो डीकम्पोजर्स वाली चेन में जो एनर्जी ट्रांसफ़र रहता है वो लगभग कांस्टेंट रहता है हमेशा, है ना। इसमें कोई ट्रॉपिक लेवल का सीन ही नहीं है, हमने देखा था, है ना। तो इसीलिए इसका जो हीट रिलीज़ होता है वो कांस्टेंट ही रहता है, ठीक है। प्रोसेस में इसका कांस्टेंट ही रहता है, ठीक है। तो बस हमको ये याद रखना है कि ये अपराइट है ना, ये अपराइट है। एनर्जी का जो फ्लो है ग्रेजिंग फूड चेन में अपराइट रहता है, और जो डेट्राइटस फूड चेन होती है उसमें ऐसा कोई पिरामिड नहीं रहता है ना, वो तो ऐसे सिंपल सा रहता है ना, इस टाइप से वो सिंपल सा रहता है। तो ये आपको याद रखना है। समझ में आ गया? चलो, तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना रहने देते हैं, बाकी कंसेप्ट्स नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। और जाने से पहले लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें, चैनल को रिकमेंड करें अपने दोस्तों को, और आप हमको अपने डाउट्स और क्वेरीज़ जो हैं वो queries@thelaymanway.com पे भेज सकते हैं, जहाँ पे हम आपका रिप्लाई इंस्टेंटली करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक पढ़ते रहिए, हार्ड वर्क करते रहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।